नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? बीए पार्ट द्वितीय की इस कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्था के संबंध में बात की थी। यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। बीए पार्ट द्वितीय की कक्षाओं में यह प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है। और जिस संघीय व्यवस्था की बात हम पिछले कुछ व्याख्यानों में कर रहे थे, उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम आगे से अपनी बात शुरू करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत। देखिए, अमेरिकी शासन व्यवस्था की एक अलग मौलिक विशेषता है कि वहां जो प्रांत हैं उनको कुछ मात्रा में स्वायत्तता भी दी गई है और परिसंघ के नियमों के तहत उनको कुछ मामलों में अधिकार भी दिए गए हैं, स्वतंत्र अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन उन पर केंद्र की एक मजबूत स्थिति को अधिरोपित भी किया गया है। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 के अनुसार कांग्रेस संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में कि कांग्रेस चाहे तो संघ में, फेडरेशन में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। और ऐसा हुआ भी। आपने देखा कि प्रारंभ में जब अमेरिका का गठन हुआ, यूएसए बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब बना, तो मात्र 13 कॉलोनियां, या यूं कह दीजिए कि 13 प्रांत उसमें शामिल थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 50 हो गई है। तो ये बिंदु, यह एक रास्ता नए राज्यों को शामिल करने का अमेरिकी संविधान में रखा गया है। परंतु संबंधित राज्यों के विधानमंडल की सहमति के बिना कांग्रेस किसी भी प्रांत की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। नए राज्यों को प्रवेश देना देखो अलग बात है, क्योंकि उसमें तो किसी दूसरे राज्य को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप उस राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना यदि उसकी सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, यदि उनकी सीमाओं को कम ज्यादा करोगे, तो वह उन प्रांतों को स्वीकार नहीं है। तो ऐसे मामलों में प्रांतों की सहमति लेना कांग्रेस के लिए आवश्यक है। अमेरिकी संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यों का अपना संविधान होगा, लेकिन वह संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। अब यहां देखिए, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी प्रांत का अपना अलग संविधान नहीं है। यहां केवल एक ही संविधान है और वह है भारत का संविधान, जो सब राज्यों पर लागू होता है। सब राज्यों को उसका पालन करना होता है। लेकिन वहां राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक प्रावधान उसमें ये जोड़ा गया है कि वह जो संविधान प्रांत अपने स्तर पर बनाएंगे, वह संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता, यानी संघ के विरुद्ध नहीं हो सकता। राज्य गणतंत्र शासन प्रणाली अपनाएंगे, ये बात भी वहां सुस्पष्ट है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाएंगे। अब जैसे यहाँ भारत में भी जो राज्यों में गवर्नर होते हैं, वे इसी प्रकार इसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है, क्योंकि यहाँ जो गवर्नर होते हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो वहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहाँ
गणतंत्र शासन प्रणाली सभी प्रांतों को अपनाना होगा और गवर्नर जनता द्वारा चुने जाएंगे। मैंने कहा ना कि गणतंत्र शासन प्रणाली में का मूल सिद्धांत ही ये है कि जो राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख जो होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल उन्हें महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकता है। यदि मान लो कभी किसी प्रांत का गवर्नर संवैधानिक दायरे का उल्लंघन करता हो या राष्ट्रद्रोह करता हो या कदाचार या भ्रष्टाचार किसी भी ऐसे आचरण में लिप्त हो जो उसकी गरिमा और उसके पद की गरिमा के विरुद्ध हो, तो राज्य विधानमंडल उसे महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकता है। अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित, मात्र 7 अनुच्छेद है वहां। इसीलिए वहां अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति धारण कर लेता है। अब अंतर्निहित शक्तियां किसे कहते हैं? देखिए, अंतर्निहित शक्तियां उन्हें कहते हैं जो लिखित संविधान के विस्तृत दायरे के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। यानी जो लिखित संविधान है उसके विस्तृत दायरे के परिणाम स्वरूप विकसित होती है जो परंपराएं, जो कानून, जो विषय, उन्हें अंतर्निहित शक्तियां कहते हैं। अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत तथा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये दोनों ही सिद्धांत अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से संविधान की महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन होता है। प्रारंभ में अमेरिका में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी और ऐसा आपने कई देशों में देखा होगा। जैसे ब्रिटेन में भी प्रारंभ में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी और फिर उनके आधार पर 2 दल बने। ऐसा ही यहाँ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं। 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, एक तो संघवादी और दूसरा संघ विरोधी। जो संघवादी गुट था उसमें हैमिल्टन, मेडिसन आदि लोग थे जो संघ को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में थे, और जो संघ विरोधी थे उनमें जेफरसन और उनके कुछ साथी थे जो संघ को सीमित शक्तियां देने के पक्ष में थे। तो इन दोनों में यहीं से इन दोनों में वैचारिक मतभेद रहता है और इसी मतभेद के आधार पर बाद में अमेरिका में 2 विचारधाराएं सक्रिय रूप से शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाती है और उससे फिर 2 राजनीतिक दल उभर कर सामने आते जो आज भी चल रहे हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इन्हीं विचारधाराओं का परिणाम है। अमेरिका में कोई कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा कि कौन सा कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है या कौन सा कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। यह सिद्धांत राष्ट्रीय सरकार से संबंधित है या प्रांतीय सरकारों से संबंधित है, इसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए संविधान में कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने के संबंध में शक्ति दी गई है। इसके आधार पर कांग्रेस ने, अब देखिए, केवल युद्ध की घोषणा करने की शक्ति संविधान में कांग्रेस को प्रदान की गई है संविधान के माध्यम से, लेकिन इसके आधार पर, केवल युद्ध की घोषणा के आधार पर कांग्रेस ने संधि, समझौता, कूटनीतिक प्रयास आदि शक्तियां भी स्वतः ही अर्जित कर ली। यानी युद्ध से जुड़े हुए जो अन्य विषय थे, संधि, समझौता, कूटनीतिक प्रयास, ये जो इससे युद्ध से जुड़े हुए विषय थे, इनके संबंध में भी कांग्रेस स्वतः ही शक्तिशाली हो गया। तो इसको अंतर्निहित शक्तियां कहते हैं कि एक विषय के होने से दूसरा विषय अपने आप निकल कर आता है, तो इसको अंतर्निहित शक्तियां कहते हैं। जैसे विदेशी व्यापार के साथ साथ कांग्रेस ने रेल एवं सड़क यातायात, टेलीफोन, बैंकिंग, विनिमय केंद्र, रेडियो आदि से संबंधित विषयों पर भी नियंत्रण की शक्ति स्वतः ही प्राप्त कर ली है। क्योंकि जब विदेशी व्यापार, तो व्यापार बिना परिवहन के नहीं हो सकता, व्यापार बैंकिंग के बिना नहीं हो सकता,
व्यापार विनियमन केंद्र के बिना नहीं हो सकता और व्यापार संचार के बिना नहीं हो सकता। तो जो व्यापार से जुड़े हुए जो विषय थे उनके संबंध में कांग्रेस ने स्वतः ही शक्ति प्राप्त कर ली। तो इसको कहते हैं अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत, यानी एक ही विषय से जुड़ी हुई अन्य शक्तियां भी स्वतः ही उसको मिल जाती है और उनमें उन पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः ही उस अंग को प्राप्त हो जाता है। अमेरिका में संघीय केंद्रीयकरण के प्रमुख कारण, संघीय केंद्रीकरण के, ये जो यूनियन सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है उसके प्रमुख कारण, वर्तमान में अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां बहुत व्यापक हो गई है और इतनी व्यापक हो गई है कि प्रांतीय सरकारें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकती तथा ना ही संघ के विरुद्ध कोई काम कर सकती है। मतलब प्रारंभ में तो इकाइयों को बहुत अधिक स्वतंत्रता थी कई विषयों में, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रताएं सीमित होती गई और केंद्र शक्तिशाली होता गया और उन विषयों पर जिनमें प्रांतों को स्वायत्तता थी उन विषयों पर भी केंद्र ने अब अधिकार कर लिया है। अमेरिका में इसके प्रमुख कारण वर्षों का ऐतिहासिक अनुभव और वहाँ की शासन व्यवस्था का विशिष्ट ढांचा है। वर्षों का ऐतिहासिक अनुभव, जैसे कई बार अपने यहाँ भारत के संबंध में बात करते हैं कि भाई भारत में सर्वोच्च न्यायालय है और वो भी एकीकृत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भारत में महत्वपूर्ण विषय केंद्र को दिए गए हैं। तो ये क्या है, क्योंकि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि केंद्र को हर स्थिति में मजबूत बनाए रखा जाए, नहीं तो जैसी स्थिति औपनिवेशिक शासन में पहले हुई ऐसी स्थिति कहीं दोबारा नहीं हो जाए, ऐसा अंदेशा था। तो इसलिए उन्होंने केंद्र को मजबूत रखने पर बल दिया और ऐसा ही अमेरिका में भी है, क्योंकि वहाँ भी ऐतिहासिक अनुभव सही नहीं रहा। वो भी औपनिवेशिक परतंत्रता से स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आया है। अमेरिका में गृह युद्ध, यानी जो वहाँ गृह युद्ध चला काफ़ी वर्षों तक, लगभग 4 साल तक, 1861 से 1865 तक, निहित शक्तियाँ, जो एक शक्ति दूसरे के अंदर निहित है, यानी एक विषय दूसरे के अंदर निहित है या दूसरे विषय का उपविषय है, उसमें से निकलता है। न्यायिक निर्णय, राज्यों को प्रदान किया जाने वाला सहायता अनुदान, राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, केंद्र के प्रति जनता का बढ़ता लगाव आदि सब कारणों से केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है और केंद्र मजबूत हुआ है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रांत कमजोर हो गए, कि केंद्र की मजबूती के साथ साथ प्रांतों को भी बल मिला है, प्रांत भी मजबूत हुए, क्योंकि जब कोई इकाई मजबूत होती है तो उसका हिस्सा फिर उसके अन्य अंगों को भी मिलता है। जैसे मान लो शरीर में कोई पोषण तत्व जब अपन ग्रहण करते हैं तो उसका हिस्सा शरीर के सारे अंगों को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ केंद्र के मजबूती का हिस्सा प्रांतों को भी उसके भाग के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं कि प्रांत कमजोर हो गए, प्रांत भी मजबूत हुए हैं। अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था की यह विशिष्ट विशेषता है कि वहाँ संघ के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी मजबूत हुई है। जैसे प्रांतों के कार्यों में कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है, पुलिस, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दलों का आधारभूत ढांचा आदि सभी प्रांतों से जुड़े हुए हैं और इनकी जड़ें प्रांतों में निहित है। तो जब ये मजबूत होती है, राजनीतिक दल व्यवस्था मजबूत होती है, जब पुलिस व्यवस्था मजबूत होती है, जब चुनाव व्यवस्था सुदृढ़ होती है, तो फिर स्वतः ही प्रांत मजबूत हो जाते हैं, स्वतः ही प्रांत समृद्ध हो जाते हैं। तो प्रांतों को भी उसका हिस्सा मिला है। जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब कोई किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत होता है तो उसकी सरकारी सेवा का लाभ परिवार के अन्य जो कमजोर लोग होते हैं, अन्य जो मतलब आर्थिक रूप से विच्छिन्न लोग जो होते हैं, उनको भी उसकी आर्थिक स्थिति का लाभ मिलता है। तो ये वैसी स्थिति है कि जब केंद्र मजबूत होता है तो उसका हिस्सा प्रांतों को अवश्य मिलता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये व्याख्यान आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।